नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुड़की के प्राण कलियर में चल रहा 754वां सालाना उर्स मेला। पाकिस्तान से रुड़की पहुंचा 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था। ऋषिकेश में प्रतिबंधित गंगा घाटों पर पहुंच रहे पर्यटक, डूबने से हो रही पर्यटकों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। सितारगंज में 5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया शिलान्यास। 4 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी। विभाग द्वारा अवैध निर्माणों को किया जा रहा सील। और मुनिकिरेती में खाई में गिरा लूट वाहन, हादसे में मजदूर की मौत, वाहन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्दलीयों का बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। ये बड़ी अपडेट उस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें, खानपुर ब्लॉक से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को समर्थन दिया है और निर्दलीय क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद कुमार ने 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। खानपुर से बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं नीतीश कुमार और साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी हरिद्वार में कई ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव जीतेगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्दलीयों का बीजेपी को लगातार समर्थन मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि खानपुर ब्लॉक से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने दिया बीजेपी को समर्थन और निर्दलीय क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद कुमार ने 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया है। साथ ही आपको बता दें कि खानपुर से बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं नीतीश कुमार और बीजेपी हरिद्वार में कई ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव जीतेगी, ये महेंद्र भट्ट ने कहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 754वें सालाना उर्स में आज 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। और वहीं इसी कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी जायरीन 4 दिन तक साबिर पाक पिरान कलियर में रहेंगे और वहीं खुफिया विभाग पाकिस्तानी जायरीनों पर नजर रखेंगे। सीओ रुड़की का कहना है कि सुरक्षा के लिहाजा से हर व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही पिरान कलियर में जायरीनों के रहने और खाने पीने के साथ ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं पाकिस्तानी जायरीनों के रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करने से रोका गया है। लगभग 150 के करीब जो पाकिस्तानी हमारे जायरीन हैं वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं और चेकिंग के बाद इन सभी को प्रस्थान के लिए बसों में बिठाया गया है। सुरक्षा के संबंधी सभी इंतजाम हमारे द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। सर, कितने दिन तक रहेंगे और किस तरीके की व्यवस्था रहेगी सर? ये 4 दिन का आपका प्रवास यहाँ पर रहेगा। इसको लेकर जो सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद कर। तो वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन प्रतिबंधित गंगा घाटों पर पहुंचने की वजह से पर्यटक आए दिन गंगा में चूबकर मौत की नींद सो रहे हैं। हालांकि मुनिकिरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित गंगा घाटों पर पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। पुलिस भी समय समय पर गश्त करती है। प्रतिबंधित घाट पर पहुंचने वाले पर्यटकों को फटकार लगाकर वापस भी भेजती है। फिर भी चेतावनी बोर्ड को अनदेखा कर अनजाने पर्यटक प्रतिबंधित गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। नहाने के दौरान डूबकर अपनी जान गंवा रहे हैं और अक्टूबर महीने में ही दोनों थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब आधा दर्जन पर्यटक गंगा में डूबकर मौत की नींद सो चुके हैं। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चलाकर गंगा में डूबने वालों के शवों को बरामद करने में भी जुटी है और ये जानकारी मीडिया के माध्यम से फ्लैश भी हो रही है। फिर भी पर्यटक प्रतिबंधित गंगा घाटों पर जाने से रुकने के लिए जागरूक होते नजर नहीं आ रहे हैं और प्रतिबंधित गंगा घाटों पर पर्यटकों के डूबकर होने वाली मौतों का सिलसिला यदि थमना होगा तो अब सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर बात की जाए तो यहां पर मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और डूबने से पर्यटकों की मौत हो रही है।
और लेकिन पर्यटकों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन पर्यटक इसके बावजूद भी वहां पर प्रतिबंधित गंगा घाटों पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं और जिसके चलते कई बार कई पर्यटक हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर प्रतिबंधित गंगा घाटों पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और कई बार देखा गया है कि गहरे पानी में जाने के कारण वहां पर कई पर्यटकों को जान भी गंवानी पड़ी है और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। और यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से डूबने का खतरा है और स्नान करना प्रतिबंधित है, डेंजर जोन जैसे बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पर्यटक नहाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर हादसा होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ दीपक नारंग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर शासन और प्रशासन तो पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शायद जो पर्यटक होते हैं उनमें उत्साह ज़्यादा ही होता है और वो इन बोर्डों को दरकिनार कर यहाँ पर गंगा में नहाते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो हादसे का शिकार होते हुए नजर आते हैं। दीपक, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, गंगा जो है ऋषिकेश में लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। केवल राज्य ही नहीं बल्कि देश और विदेश के पर्यटक भी यहाँ पे गंगा के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। और खास तौर पे जब यहाँ पे पर्यटन सीजन चलता है राफ्टिंग को लेकर, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे गंगा की ओर पर्यटकों का रुख बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल अभी राफ्टिंग जो है वो नहीं चल रही है ज्यादा, और यहाँ पर पर्यटक जो है वो लगातार घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने देखा है कि थाना मुनिकीरेती और थाना लक्ष्मण झूला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई गंगा घाट ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि वो नहाने की दृष्टि से जो है संवेदनशील है और वहाँ पर कई पर्यटकों के डूबने से और बहने से जो है मौत हो चुकी है। चेतावनी के लिए वहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से गश्त कर रही है, लेकिन फिर भी जो है उन चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज करके जो पर्यटक जो है गंगा घाटों पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फिर से बहकर अपनी जो है मौत की नींद में सो रहे हैं। अभी अगर हम हाल ही में अक्टूबर की बात करें तो इसी महीने में अभी तक कम से कम आधा दर्जन पर्यटक जो है वो गंगा में बहकर और डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से ये गंगा में डूब के पर्यटकों की मौत हो रही है, आखिर ये सिलसिला कब थमेगा और इसके लिए कब कठोर कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास अपने एक सीमित संसाधन है और वो अपने स्तर से जो भी उसके अंदर प्रयास कर सकती है कर रही है, लेकिन फिर भी पर्यटक जहाँ वहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको कैसे रोका जाए और कैसे उनकी जान बचाई जाए। तो इसमें अब जो है उत्तराखंड सरकार को जो है बड़ा कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी योजना धरातल पर उतारी जाए जो प्रतिबंधित गंगा घाटों पर इस प्रकार के हादसे ना हो। तो इसके लिए कार्य योजना अब बनाने की जरूरत है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इस पर जल्दी ही विचार विमर्श करके कुछ निर्णय नहीं लिए गए तो ये जो पर्यटकों की मौत का सिलसिला है ये रुकता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पर्यटक गंगा की ओर इस प्रकार आकर्षित होते हैं, वो भूल जाते हैं, इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि गंगा की गहराई कितनी है, बहाव कितना है, क्योंकि ऊपर से तो पानी समतल जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर की तरफ उसका वेग इतना होता है पता ही नहीं चलता। परसों ही एक पर्यटक जो है वो गंगा में अचानक से कूद गया नहाने के लिए और वो बाहर ही नहीं आया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है वो उसके परिवार वालों पे जो है परेशानी खड़ी हुई होगी जब घर का लाल चला जाता है। और लगातार पर्यटकों के शव जो बह रहे हैं उनके शव निकालने के लिए बैराज में एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद रहती है, देखती रहती है, घटना हो जाती है, एसडीआरएफ मौके पर, जल पुलिस भी मौके पर आती है, लेकिन कई बार ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि पर्यटक बह जाए और वो जीवित बाहर निकल जाए। 100 में से भी कोई एक पर्यटक ऐसा नहीं है जब तक किसी ऐसी जान बची हो। समय समय पर वाली बात है कि कोई बच जाए, लेकिन ज्यादातर देखने में यही आ रहा है कि गंगा में डूबने और बहने वाले पर्यटकों की मौत ही हो रही है, भले ही उनके शव जो है हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में मिल रहे हैं। और ये सिलसिला केवल मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र नहीं बल्कि ऋषिकेश के आसपास के कुछ गंगा घाट भी ऐसे हैं जो नहाने की दृष्टि से काफी संवेदनशील है, लेकिन बाहर के जो पर्यटक आते हैं उनको उस बारे में पता नहीं चल पाता। तो अब हमारा मानना यही है कि अगर सरकार ने इस दिशा में जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाए तो ये सिलसिला बढ़ता रहेगा और पर्यटकों के लिए यहाँ पे आना एक चिंता का विषय बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं पर्यटन और रोजगार पे जो है इफेक्ट डालेगा। लेकिन दीपक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन बोर्डों की अनदेखी कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये अनदेखी करना उनकी जान के लिए दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, अगर पिछले कुछ अंतराल के समय के हम उठा लें तो यहाँ पर कई मौतों की जो खबर सामने आई है उसके बाद लगातार वहाँ पर प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पर्यटक होते हैं जो अपनी
जान की बाजी लगाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि गंगा में नहाने चले जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पानी अगर हम देखें तो ऊपर से तो समतल ही नजर आता है, लेकिन अगर उस गंगा के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर पानी गहराता चला जाता है, गहराई बढ़ती चली जाती है और वेव्स में वो खिंचाव के चलते कई बार हादसे भी होते देखे गए हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कहीं ना कहीं वहां पर इस तरीके की कुछ योजना चलानी चाहिए कि वहां पर एक जवान को तैनात कर देना चाहिए, या कुछ ऐसे घाट है जहां पर गहराई ज्यादा है वहां पर जवानों की तैनाती कर देनी चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं हादसों में तो कमियां लाई जा सकती है। दीपक, सवाल आपने बहुत बेहतर किया है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार के आप बता रहे हैं कि प्रत्येक गंगा घाट पे जवानों की तैनाती की जाए, हम आपको बता दें कि आज भी पुलिस जो है वो पुराने ही ढर्रे पे चल रही है। यानी कि एक मानक है पुलिस के कि लगभग 10,000 जो है पब्लिक के ऊपर एक पुलिसकर्मी की तैनाती है। और यहाँ पे जितने गंगा घाट पे उतने वहाँ पे अगर पर्यटक आते हैं, अगर एक जवान की भी तैनाती कर दी जाए तो वो भी कम है। लेकिन पुलिस अधिकारियों से जब भी इस संबंध में पूछा जाता है कि यही सवाल कि आखिरकार तमाम गंगा घाटों पे जो प्रतिबंधित है वहां पे जवान की तैनाती दी जाए, तो सीधा सा जवाब आता है ऊपर से कि सबको पता है कि इस समय पर फोर्स की कमी है, यानी कि उनके पास अभी मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर नहीं है तो फिर वो कैसे वहां पर ड्यूटी करेंगे? और एक पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता है। तो यानी कि अगर एक पुलिसकर्मी 8 घंटे भी ड्यूटी करे तो उसको एक घाट पे मतलब 3 पुलिसकर्मियों की जरूरत है। और सिंगल पुलिसकर्मी एक घाट पे कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि घाट बहुत लंबे होते हैं। उस पर अगर वो गश्त भी करे एक बार के लिए तो उसको एक गश्त राउंड लगाने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो समझा जा सकता है कि आखिरकार पुलिस की चुनौतियां इसके अंदर कितनी बड़ी हैं। और इसके लिए अब सरकार को और पीएचक्यू को जो है वो जरूरत संज्ञान लेना पड़ेगा मामले का कि आखिरकार इसके अंदर कौन सी कार्य योजना बनाई जाए जो कि जितने भी गंगा घाटों पे पर्यटक राफ्टिंग करने पहुंचते हैं, स्नान करने पहुंचते हैं, उनकी जान को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जब तक सरकार का इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य योजना को धरातल पर उतार पाना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस तो अपने हिसाब से काम कर रही है, बोर्ड भी लगा रही है, चेतावनी भी कर रही है, अनाउंसमेंट भी समय समय पर करती है, गश्त भी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पर्यटक वहां पे जो है बोर्ड की अनदेखा करके वहां पे पहुंच जाते हैं और हादसा हो जाता है। और बाद में फिर एसडीआरएफ और पुलिस को तो जो परेशानी उठानी पड़ती है वो तो बात अलग है, लेकिन जिनके घर के बच्चे होते हैं उन परिवारों पर क्या बीतती है वो हमने अपनी आंखों से देखा। वो रोते बिलखते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लाल चला जाता है वो अपने घर का इकलौता होता है। तो बहुत दुखद होता है उस समय पर उस मंजर को देखना। तो अगर इस मंजर को अगर कम करना है तो सरकार को इस दिशा में जो है बहुत ज्यादा अहम कदम उठाने की और बहुत ज्यादा जल्दी कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन दीपक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं साल के 12 महीने तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ये पर्यटन का सीजन होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर को लेकर अगर बात कर ले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस को चौकसी बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस को और ज़्यादा अलर्ट हो जाने चाहिए और जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी और जगह से ध्यान उठाकर जो इस तरीके के घाट है यहाँ पर पुलिस फोर्स को ज़्यादा तैनात कर देनी चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, लोग दूर दराज से अपनी छुट्टियाँ मनाने भी आते हैं। अगर वीकेंड भी होता है तब भी लोग उत्तराखंड निकल जाते हैं, क्योंकि दिल्ली यहाँ से बहुत पास है और काफ़ी जो आसपास के लोग हैं वो उत्तराखंड निकल जाते हैं। क्योंकि और जगह तो गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन उत्तराखंड में कहीं ना कहीं वादियों में वो ठंडक और सुकून ढूंढने जरूर जाते हैं। तो ऐसे में अगर जून जुलाई अगस्त की हम बात कर ले तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में और जगह से ध्यान उठाकर पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनाती कर दी जाए तो कहीं ना कहीं ये हादसे जो हैं इनको बिल्कुल तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर लाई जा सकती है। दीपक, देखिए, सवाल आपका फिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लेकिन फिर मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी में बता दूं कि जिस समय पे यहाँ पे पर्यटन सीजन चलता है तब वहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर से अतिरिक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है और वो लगातार अपनी निगरानी भी रखती है गंगा घाटों पर। बावजूद इसके कई बार जो है पुलिस की निगरानी से बच करके जो है गंगा घाटों पर लोग पहुंच जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है, फटकार लगाती है। पर्यटकों को बुरा भी लगता है कि उत्तराखंड की जो है नाम मित्र पुलिस है लेकिन हमें डांट रही है। लेकिन पुलिस की मजबूरी, अगर आपको डांटेगी नहीं तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। लगातार इस प्रकार की खबरें समय समय पर प्रकाशित भी होती हैं। गंगा में जो हादसे हो रहे हैं उसके भी समाचार फ्लैश हो रहे हैं। केवल स्थानीय मीडिया में नहीं बल्कि नेशनल मीडिया में भी होते हैं और लोग इससे वाकिफ भी हैं। फिर भी वो अनजान बनकर के गंगा को नहाने के लिए चले जाते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है और उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर या तो पर्यटक खुद जागरूक बने
विदेशों की नीति जो है उनके तर्ज पर ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जाना प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है, फिर आप नहीं जाए। आपको जागरूक बनना पड़ेगा अगर अपनी आपको जानकारी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अनदेखा करके जाएंगे। लेकिन अगर सरकार ये चाहती है कि उसको जान बचानी है तो उनको भी अपनी नीति बनानी पड़ेगी। अब वो नीति कब बनेगी, क्या कार्य योजना बनेगी, ये तो समय के ऊपर डिपेंड कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो अभी कुछ समय ये वहाँ पे पुलिस है जो वहाँ पे अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक कर रही है कि यहाँ पर ना जाएं, चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं। तो पुलिस अपने स्तर से प्रयास कर रही है। लेकिन अगर पर्यटक जागरूक हो जाते हैं तो ये माना जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं के अंदर कमी लाने की पूरी उम्मीद होगी। बिल्कुल दीपक, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर लोग कितने अलर्ट होंगे इसके बाद, क्योंकि लगातार हादसे होते आ रहे हैं और हादसों से इंसान कितना सीख लेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए तो अब तक लगभग 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। गुरुद्वारा हेमकुंड साहब में 3 लाख से अधिक संगतों ने मत्था टेका है और प्रतिदिन लगभग 22,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो लगातार चारधाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है। अब तक लगभग 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में 3 लाख से अधिक संगतों ने मत्था टेका है और प्रतिदिन लगभग 22,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम की यात्रा करने के लिए। बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब तक लगभग 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। तो लगातार चारधाम यात्रा की बात कर ले तो यहाँ पर यात्रियों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल के लंबे अंतराल के पास से यहाँ पर चारधाम यात्रा की जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो 41 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम अपडेट और जानकारी के साथ कमल शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी है आपके पास, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो 2 साल के लंबे अंतराल के बाद से ये यात्रा सुचारू रूप से चलती आ रही है और अब 41 लाख से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ, देखिए कहें तो बिल्कुल सही बात। अगर हम मान के चलें तो इसको 41 लाख के लगभग हम कहें तो श्रद्धालु ने यहाँ दर्शन कर लिए हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले अगर 2 वर्षों की हम बात करें तो जो कोरोना काल आया था और जो उसकी गाइडलाइन थी यहाँ पर, उस गाइडलाइन के चक्कर में 20 और 21 को यहाँ पर इतनी पाबंदी थी कि यहाँ चारों धाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे और गाइडलाइन इतनी सख्ती थी, अगर आ भी रहे थे मुश्किल से 150-200 लोग यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम कहें कि 2022 आया और कुल मिला के कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो खत्म होता दिखाई दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी गाइडलाइनें जितनी भी थी गाइडलाइन थी कोरोना की, वो सारी समाप्त कर दी गई। तो उसके बाद देखें तो ऐसा हजूम यहाँ पर उमड़ा, ऐसा हजूम उमड़ा कि जो 40 लाख से 41 लाख के लगभग आंकड़ा पहुंच गया। और तब से यह हुआ कि चारों धाम के जो कपाट थे इनकी बंद होने की तिथि घोषित हुई। तो चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी की तिथि आ चुकी है और लोग ये चाह रहे हैं कि बद्रीनाथ की भले हम कहें तो 19 नवंबर को कपाट बंद होंगे, लेकिन केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के 26 और 27 में यहाँ पर कपाट बंद हो रहे हैं। तो उसको लेकर जो श्रद्धालु थे जो नहीं आ पाए थे, अब वो बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। हम देख भी रहे कि इस समय ये हालत है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में इतना हजूम उमड़ा है कि वहां पर रहने की व्यवस्थाओं में दिक्कत हो रही है और साथ ही सबसे बड़ी बात है दर्शनों की भी लंबी कतारें लग गई हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो मुझे लगता है जो इस बार का आंकड़ा होगा वो कहीं और अधिक जाने वाला है और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला है जो मुझे लगता है कि जो 19 लाख का रिकॉर्ड, जो 34 लाख का रिकॉर्ड था वो तो टूट ही गया, लेकिन अब ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा ये अब देखना होगा। चलिए, हमारे साथ दीपक नारंग भी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। दीपक जी, जिस तरीके से देखा जाए तो 41 लाख से अधिक यात्री यहां पर पहुंच चुके हैं चारधाम की यात्रा करने के लिए। ऐसे में सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां आई, क्योंकि एकदम से इतना हुजूम उमड़ना सरकार के लिए व्यवस्थाएं करना एक बड़ी चुनौती हुई। लेकिन अगर बात की जाए जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी मोर्चा संभाला और सबसे अहम बात यह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए। दीपक।
जी बिल्कुल सही बात है। चार धाम यात्रा जो है इस बार जो है कोरोना काल के 2 साल बीतने के बाद अपने चरम स्तर पर पहुंची थी और जिस हिसाब से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी उसको कंट्रोल करना और उसको सीमित संख्या में चारों धाम में भेजकर जो है उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ था, लेकिन सरकार ने इस चुनौती को बिल्कुल स्वीकार किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पर अपनी निगरानी करी और व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए वो अपने आप में एक जो है काबिले तारीफ है। हर जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बात को लेकर के जो है वो तारीफ हो रही है। देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम और पहचान एक अलग रूप से बनाई गई है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा को जिस प्रकार से कंट्रोल किया उसके लिए अब एक तरफ से जो है बहुत ज्यादा लोगों में विश्वास बढ़ गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस प्रकार से बरसात खत्म होगी और यहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु फिर से पहुंचेंगे, उस उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु फिर से जो है अब चार धामों में पहुंचने लगे हैं। तो लोगों के चेहरे जो बरसात के समय पे एक बार के लिए कहा जा सकता है कि मायूस हो गए थे, वो फिर खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार में फिर से परिवर्तन आ गया, बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सरकार की काबिलियत है कि उसने इस विपरीत चुनौतियों के में भी जो है श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के जो प्रयास किए हैं उसमें श्रद्धालुओं की खुशी देखी जा रही है। हालांकि शुरुआत के दौर में कैसे श्रद्धालु जो है वो नाराज भी दिखाई देते सरकार की व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब श्रद्धालुओं के अंदर सरकार की जो व्यवस्था थी उसको लेकर के अब खुशी और हर्ष देखने को मिल रहा है। देखिए कमल जी, कई बार देखा गया कि सरकार पर लगातार सवालिया निशान उठते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष में यात्रा में अनियमितताओं को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहा। और अगर बात की जाए तो कई बार यात्रियों के साथ जो अनहोनी हुई है उसको लेकर भी तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर रहा। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये पहली चारधाम यात्रा है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कभी भी इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं किया। अब देखा जाए तो लगातार अनियमितताओं के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला, कहीं ना कहीं तारीफे काबिल जरूर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात। अगर दीक्षित अगर हम बातचीत करें तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो विपक्ष ने आरोप लगाया है वो स्थिति भी ऐसे बन रही थी कि हम तो 2 साल के बाद जो यात्रा एकदम रुकी पड़ी हुई थी और 2 साल तक यात्रा नहीं चल पाई थी, लेकिन इस बार सारी गाइडलाइन खत्म हो गई और यात्रा पूरे हजूम पे थी। तो इतनी अधिक संख्या में लोग आ गए कि लोगों यहाँ पर अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हो गई है। पहली सेवा में दिक्कत आने लगी, रहने में विपरीत हुए, जो लोगों को जो जगह जगह व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही थी, रहने के लिए कमरे होटल्स नहीं मिल रहे थे और चीजें नहीं मिल रही थी। कारण क्या है कि अगर हम कहें बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री की बात करें तो वहाँ अगर इतनी जगह नहीं है कि लोग वहाँ 50,000 लोग एकदम रह सके, तो फिर सरकार ने व्यवस्था बनाने के लिए किया। उन्होंने कहा अगर बद्रीनाथ लोग आ रहे हैं तो कम से 16 से 17,000 ही लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इतनी ही व्यवस्था यहाँ इस धाम में हो सकती है। वही केदारनाथ की आंकड़े पर लगभग 15,000, गंगोत्री 6 से 8,000 किया गया, क्योंकि अव्यवस्थाएं जो इतनी फैल गई थी, एकदम ऐसा हजूम पड़ा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। फिर सरकार को डिसीजन लेता कि आंकड़े सब चारों धाम के जो फिक्स किए गए ताकि उस हिसाब से इतने लोग आए और सारी व्यवस्थित हो सके, ये प्रयास किए गए। कारण क्या था कि लगभग वही बात स्थिति वही आती है कि अगर 2 साल की हम बात करें तो बिल्कुल भी जो कोरोना और सबसे बड़ी बात है इस बार जो यात्रा थी पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रदेश है, प्रदेश के अधिकतर जो यहाँ पर लोग हैं वो अधिकतर जो है कि वो जो टूरिज्म बेस यहाँ पर माना जाता है और टूरिज्म से ही लोग टिकते हैं। लेकिन 2 साल यात्रा चलने से लोगों के होटल्स, लोगों की जो चारधाम में चलने वाली गाड़ियां हैं, चाहे बसेज हो चाहे कुछ हो, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना पड़ा, क्योंकि आपकी इसलिए एकदम टूट चुकी थी, यात्रा नहीं आई थी। लेकिन जैसे अगर हम कहें तो इस बार जिस हिसाब से जो यात्रा हुई है वो लोग हजूम हो रहे हैं, जो लोगों की आर्थिक जो टूट चुकी थी वो कहीं ना कहीं अब इतनी बेहतर हो गई है कि अब लोगों के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं खिलते होता है। क्योंकि बीच में स्थिति ये हो गई थी, जितने लोग इससे जुड़े हुए थे वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से भी मांग कर रहे थे कुछ न कुछ हमें राहत दी जाए, जिससे हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लेकिन जब इतने लोग यहाँ पर आए, व्यवस्थित हुई सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं अब लोगों की स्थिति भी ठीक है, अब वो भी चीज है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी स्थिति यह है कि मौसम कहीं ना कहीं एक तरह से बारिश हो रही है, रुक भी रही है, बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर कहें तो लोग लगातार यहाँ पर हजूम उमड़ रहे हैं। अगर अभी भी बात की जाए तो लगभग 22,000 से ज्यादा श्रद्धालु डेली पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। दीपक, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, 22,000 श्रद्धालुओं को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए।
बिल्कुल सही बात है। 22,000 श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा के लिए इस समय पर पहुंच रहे हैं। चुनौती सरकार के सामने खड़ी है, लेकिन सरकार उस चुनौती को जो है बिल्कुल कबूल करके खड़ी है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि 22,000 हो या 30,000 हो, श्रद्धालु जितने भी आएंगे उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इससे कतई पीछे नहीं हटेगी। भले ही इसमें विपक्ष अपना मुद्दा भले ही उठाता रहे कि व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के मुंह से अगर सरकार की कहानी को सुना जाए तो वो कुछ और ही बयान कर रही है। श्रद्धालु साहब कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं सरकार वहां पे चारधाम में दे रही है वो काफी बेहतर है, क्योंकि पहले कभी ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं देखी। तो ये अपने आप में सरकार की व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। भले ही विपक्ष उद्यम उठा था, लेकिन इस समय पे जो संख्या है, अब अंतिम समय आ रहा है, कपाट बंद होने की तिथियां भी नजदीक आ रही हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और सरकार ने बिल्कुल जितने भी जिलाधिकारी और वहां पे व्यवस्था बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जरूर जो भी चुनौती मिली है उस पर खरा उतरने की कोशिश की गई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी और अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आज की इस खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।